साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर व्यक्ति विशेष के मन में ये इच्छा है कि मेरा आगामी साल, आने वाला समय बहुत अच्छा जाए, पिछले से बेहतर जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इससे पहले हमने एक सीरीज़ चलाई, भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। उसमें हमने सभी 12 राशियों के बारे में आपको फलित देने की कोशिश की कि गुरु और शनि जैसे ग्रह किन राशियों में रहेंगे, कब परिवर्तन करेंगे, कब वक्री होंगे और किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे। वो पूरी विशेष और पूर्ण जानकारी आपको इससे पहले हमने दी। बहुत सारे लोगों ने उसे देखा, अच्छे अच्छे कमेंट भी आपके आए। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका पूरी सीरीज़ की लिंक है, प्लेलिस्ट है पूरी, आप देख सकते हैं आपकी कौन सी राशि, आपका कौन सा लग्न है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम एक और सीरीज लाए हैं आपके सामने, मायावी राहु मोक्षकारी केतु। कि राहु और केतु वर्ष 2024 में किन राशियों में रहेंगे, किन नक्षत्रों में रहेंगे, क्या उनका असर होगा, वो सब कुछ बड़े विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए वीडियो में बहुत अंत तक बने रहें। आपसे ज़रूर अवश्य कोई ना कोई ऐसी जानकारी आपको इसमें मिलेगी जो आपको बहुत फ़ायदा देगी। मायावी राहु यानी जहाँ धन, वैभव, संपन्नता, माया, लग्जरी दिखाई दे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पर कुछ छुपावट दिखाई दे, कोई चीज़ पूरी तरीके से सामने नहीं आ रही है, आध्यात्म दिखाई दे, मोक्ष दिखाई दे, योगा प्राणायाम दिखाई दे, तो समझ लीजिए वहाँ पर केतु है। आइए अब ये दोनों ग्रह आपको क्या देंगे 2024 के अंदर, उसकी पूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा साझा करूंगा। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक विशेष जानकारी राहु केतु के संपूर्ण परिचय को लेकर धनु राशि या धनु लग्न के जातकों के लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा खास हो जाती है जिन लोगों को राहु या केतु से संबंधित महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा भी चल रही है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं राहु केतु अक्ष की। सबसे पहले राहु केतु अक्ष को समझ लेते हैं कि राहु और केतु जो कि स्वभाव में अशुभ कहे जाते हैं, क्योंकि ये एक राक्षस से निकले हुए दो अंश हैं, सर्प से जुड़े हुए दो राक्षस हैं। क्योंकि पहले इनका दो भाग हुए, फिर इनको सर्प से जोड़ा गया, यानी इनके स्वभाव में अशुभता है, इनके स्वभाव में विष है। ये प्लैनेट जिनकी राशियों में बैठते हैं, जिन भावों में बैठते हैं, उनके अनुसार फल देते हैं। इसलिए राहु और केतु कभी कभी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाते हैं तो कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डाउन तक ले जाते हैं। वो निर्भर करता है कि आप किस घर में हो, किन ग्रहों के साथ हो। क्योंकि राहु केतु की प्रवृत्ति है वो जहाँ जिनकी राशियों में होता है, जिन भावों में होता है, उनको ग्रहण करके आपको फल देता है। ये स्वतंत्र ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। अब राहु चौथे घर में, केतु दशम भाव में, यानी राहु और केतु 4 और 10 में लगभग पूरे वर्ष 2024 में रहेंगे। चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, आपके मन का घर है। चौथा आपकी माता का घर है, सुख शांति का घर है। दशम भाव का है कर्म, कार्यक्षेत्र, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, आपका नौकरी, आपका व्यापार, आप जो रोजाना कर्म करते हो वो 10वें घर में आता है। यानी राहु और केतु दोनों चौथे और 10वें घर से मिला जुला फल देंगे। यानी जितनी भी अधिक घटना होंगी वो अधिकतम घटना चौथे और 10वें घर की होंगी। इसका मतलब सीधा सीधा है कि राहु केतु यहाँ आपको कहीं ना कहीं 1.5 वर्ष के अंदर प्रॉपर्टी का सुख देने के लिए भी तैयार है, तो दशम भाव यानी कर्म कार्य क्षेत्र कराने के लिए भी तैयार है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम ग्रहों को समझते हैं। पहले राहु को समझेंगे, फिर केतु को समझेंगे। सबसे पहले राहु को देखिए। चौथे घर में राहु है, भूमि, जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी के हाउस में राहु बैठा है। यानी ये प्लेनेट आपको इन सब चीज़ों से संबंधित सुख देने में सक्षम है, क्योंकि राहु का संबंध माया से है, राहु का संबंध धन, वैभव, संपन्नता से है। राहु यहाँ केंद्र भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब राहु अच्छे भाव में भी है, शुभ ग्रह की राशि में भी बैठा है और उसका स्वभाव भी संपन्नता को देने का है। इसका मतलब राहु 4th हाउस से रिलेटेड फल निश्चित आपको 2024 में देगा। कोई भूमि, कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई फ्लैट, कोई मकान, कोई पोजेशन, कोई रिनोवेशन, कुछ ना कुछ कराने में ये सक्षम दिखाई देता है। 1 मई 2024 तक बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे, राहु बृहस्पति के फल देंगे और उसके बाद बृहस्पति पहुंच जाएंगे 6ठे घर के अंदर
और यहाँ से भी बृहस्पति का संबंध यहाँ से और इन भावों से बनेगा। इसका मतलब है राहु जिस ग्रह की राशि में है वो एक शुभ ग्रह है, वो एक सौम्य ग्रह है। और बृहस्पति 2024 में क्यों बेहतर है, इसके लिए मैंने पिछली सीरीज बनाई थी, आप उसको जरूर देख लेना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो राहु जिसकी राशि में है, जो भाव है वो अच्छा है, जिसकी राशियों में है वो बृहस्पति है, उसका गोचर अच्छा है, यानी राहु स्वतः ही अच्छा। अब आपकी राशि या लग्न से चौथे भाव में राहु है, तो थोड़ा क्या होता है, चंद्रमा से चौथे घर में अगर कोई अशुभ ग्रह आता है ना, तो थोड़ा सा क्या होता है, व्यक्ति के स्वभाव में इरिटेशन या छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट होती है, तो वो हमें यहाँ से दिखता है, उस पर थोड़ा संयम रखें। राहु यहाँ से बैठकर 12वें घर पे देखेंगे, तो बृहस्पति भी यहाँ आ जाएंगे 1 मई के बाद, वो भी 12वें घर पे देखेंगे, यानी कहीं दूर स्थान से जुड़कर कोई काम होने की संभावना दिखती है। कोई फॉरेन ट्रैवलिंग, कोई परिवर्तन, कोई यात्रा, कोई कर्म कार्य क्षेत्र को लेकर दूर स्थान पर जाना, काम करना, कोई विदेश से संबंध बनाना, राहु और बृहस्पति के सौजन्य से आपको दिखाई देगा। अब राहु का संबंध कहाँ है, दशम भाव से, यानी कर्म कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है। राहु का संबंध कहाँ, यहाँ, तो कहते हैं झटके से मिलने वाला धन, प्रॉपर्टी मिल गई, पैतृक संपत्ति मिल गई, कभी कभी तो ससुराल पक्ष से भी धन मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, वो यहाँ से दिखता है। अब और बारीकी में उतरते हैं राहु की, कि राहु 1 जनवरी से 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब रेवती नक्षत्र काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि में बनता है। रेवती नक्षत्र सभी नक्षत्रों का अंतिम नक्षत्र 27वां नक्षत्र है, यानी रेवती नक्षत्र को शास्त्र में कहा गया पूर्णता का नक्षत्र, सफलता का नक्षत्र, कार्य की सफलता, कार्य की पूर्णता का नक्षत्र कहलाता है रेवती नक्षत्र। इसलिए राहु जब रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी राहु पूर्ण फल देंगे, राहु पूर्णता का फल देंगे, राहु किसी चीज को कंप्लीट करेंगे। अब यही राहु बुध के नक्षत्र में जाएगा। बुध रेवती नक्षत्र के देवता हैं। किस चीज के देवता हैं, महादशा देने के देवता हैं। तो बुध आपके लिए क्या है, सप्तम और दशम के मालिक हैं। ये दशम से दशम भी है, 7वां घर, यानी राहु का रेवती नक्षत्र में जाना कर्म कार्य क्षेत्र नौकरी पद प्रतिष्ठा के लिए शुभ फलदायी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे 8 जुलाई के बाद, दिसंबर के अंत तक रहेंगे। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी कहीं ना कहीं परिपूर्णता का सूचक है, यह आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब शनि इस पे अधिकार रखते हैं, इस नक्षत्र पे, तो शनि का क्या काम है, श्रम कराना। यहाँ बड़ा डिफरेंस है कि शनि अगर राहु के कक्षा में चले गए, राहु के नक्षत्र में चले गए, तो उस समय के लिए क्या है, कुछ समय के लिए आप अपने काम को भूल जाते हैं, क्योंकि राहु कहता है मौज मस्ती करो, शनि कहता है कर्म करो। अब यहाँ पर राहु शनि के नक्षत्र में है, शनि की कक्षा में पहुंच गए, तो शनि कहते भी मेरा काम तो कर्म करने का है, इसलिए आपको ये मौज मस्ती भूलकर अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसी कर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हुए, उसी कर्म पे आगे बढ़ते हुए राहु यहाँ देंगे आपको पूरा रिजल्ट, क्योंकि शनि धन और तीसरे को संबंध बनाता है। तो वहीं शनि भी यहाँ से बैठकर 12वें घर को देखता है, राहु भी 12वें घर को देखता है, बृहस्पति भी 12वें घर को देखता है, यानी वर्ष 24 में काफ़ी यात्राएं होंगी। उन यात्राओं से धन भी मिलेगा, उन यात्राओं से परिवर्तन भी होगा, जीवन में कुछ बदलाव भी आएगा, वो आपके लिए पॉजिटिव वे में दिखाई देंगे। यानी राहु को देखें तो अल्टीमेटली आपके लिए बेहद खास शुभ दिखाई देता है। अब केतु को समझो। केतु दशम भाव में है। केतु का स्वभाव है छुपावट का और गोपनीयता का। 10th हाउस कर्म कार्य क्षेत्र का है। सबसे पहले ये कहता है कि मैं दशम भाव पे आ गया हूँ, किसी पर भी आंख बंद करके बिलीव नहीं करना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने के लिए अन्य व्यक्ति विशेष, कोई बाहर के लोग या आपके संग साथ काम कर रहे लोग या जिन पर आपको विश्वास है, वो भी आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। वो आपके साथ छुपावट भरा नजरिया रख सकते हैं, गोपनीय तौर पर सेंध लगाकर आपको नुकसान देने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपके नौकरी के क्षेत्र में भी हो, वो आपके व्यापार के क्षेत्र में भी हो। इसलिए थोड़ा सा सक्रिय हो जाओ, आँख कान खोलकर अपना काम करना शुरू करो, खुद देखना शुरू करो कि मेरे काम में क्या चल रहा है। मैंने लोगों पे डिपेंडेंट हूँ, मैंने सबको काम दे रखे हैं, वो पता नहीं काम कर रहे हैं नहीं करने। ये दशम के केतु के स्वभाव में है।
दशम भाव में केतु होता आया तो व्यक्ति के अंदर एक गोपनीयता और आई, वह है कि उस दौरान वो जो कर्म करेगा उस कर्म की दूसरे को वो बताएगा नहीं कि मैं कब किस चीज़ के लिए कर्म कर रहा हूँ, किन बात पे मैं कर्म कर रहा हूँ, किन चीज़ के लिए मेरा वर्क चल रहा है, वो चीज़ नहीं बताता है ऐसा केतु। यानी आपके स्वभाव में छुपावट आ जाती है कि मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ, जब रिजल्ट मिल जाएगा तब अपना आप लोगों को दिख जाएगा। दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का, उस पर आध्यात्मिक केतु है, यानी कहीं ना कहीं आपके स्वभाव के अंदर आध्यात्म झलकेगा, ईमानदारी झलकेगी, आप बिना वजह का पैसा नहीं कमाएंगे, यानी गलत कार्यों से पैसा नहीं कमाएंगे। केतु का संबंध धन भाव से यानी सोर्स ऑफ इनकम, और कर्म का संबंध केतु से बनता है, लेकिन केतु का संबंध छठे घर से भी है, इसलिए थोड़े थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए घबराए नहीं। वहीं केतु का संबंध चौथे घर से है, राहु यहाँ बैठे हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का, इससे रिलेटेड वर्क होगा। दशम भाव में केतु है, इसलिए कर्म कार्य क्षेत्र जरूर होगा। अब इसको और थोड़ा बारीकी से समझो। देखिए, केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे 2024 में, ये इसी राशि में रहेंगे। अब कन्या राशि के अंदर आते हैं 3 नक्षत्र, चित्रा, हस्त, उत्तरा, फाल्गुनी। अब चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। अब ये तीनों प्लेनेट सूर्य, चंद्र और मंगल, ये मंगल के मित्र नहीं है। यानी केतु कहता है कि मैं दशम भाव में बैठा हूं, कर्म करने के लिए आया हूं, लेकिन मैं जिनकी कक्षाओं में गोचर करूंगा उनसे मेरी मित्रता नहीं है, इसलिए वर्क प्लेस भी वही रहेगा, काम करने की जगह भी वही रहेगी, काम भी करेंगे, परिवर्तन भी नहीं होगा, लेकिन समय समय पर कुछ ना कुछ आपको टेंशन तनाव मिलेगा। कभी आप आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, कभी आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, कभी आपको इरिटेशन होगी, कभी क्या होगा, व्यक्ति तो काम करना चाहता है लेकिन उसके संग साथ वाले लोग बाग कैसे हैं, वो काम करने की इच्छा ही नहीं रखते, और वो काम करता है तो उनको प्रॉब्लम होती है कि ये पता नहीं क्यों अपने आप को बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सरकारी विभाग में हैं, आपकी इच्छा करती है काम के प्रति ईमानदारी की, लेकिन आप अपने से सीनियर्स को देख रहे हैं या अपने से ऊपर के हैं, वो कहते हैं ये नया आया है हमारे यहाँ कि ये तो कर्म करना चाहता, हम तो इन चीज़ों से बचते हैं, पता नहीं इसको क्या नई देश सेवा की या समाज सेवा की उड़क लगी है। तो कहाँ से आती हैं ये चीज़ें? ये 10th हाउस में केतु से आती है कि जब केतु कर्म करना चाहता है लेकिन वो अपने शत्रुओं की कक्षा में गोचर करेगा, नक्षत्र में गोचर करेगा, तो वो प्रॉब्लम्स होंगी, वहाँ के लोग भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। यानी आपका कर्म, आपकी ईमानदारी सही है लेकिन लोग आपको नहीं करने देंगे। अब इसमें मंगल के नक्षत्र में आएगा केतु पहले, तो मंगल क्या है, पंचम भाव का मालिक है, यानी ये समय विद्या बुद्धि शिक्षा के लिए ठीक है, लेकिन इरिटेशन क्रोध से बचना है। फिर आएगा ये चंद्रमा के नक्षत्र में 4 मार्च से 9 सितंबर, चंद्रमा अष्टमेश है, इसको कहते हैं बिना वजह का डर, बिना वजह की चिंता, अकारण मन में भय होना भी यहीं से देखा जाएगा। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य नवमेश है, यानी ये स्थिति धर्म कर्म के कार्यों के लिए ठीक रहेगी लेकिन आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में केतु को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जिससे कर्म भाव स्ट्रॉन्ग हो, और इन तीनों नक्षत्रों में गोचर करने के कारण केतु को जो पीड़ा या प्रॉब्लम होती है उससे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, डेली नियम बनाएं कि हमें नारायण कवच विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। डेली नहीं कर सकते हैं तो नारायण कवच डेली करें, भगवान गणेश का संकट नाशन गणेश स्तोत्र रोज करें, और विष्णु सहस्रनाम का पाठ बुधवार की बुधवार करें। ये 3 रेमेडी आप अपने जीवन में डाल लो, क्योंकि देखिए राहु तो पूरी तरीके से तैयार है देने के लिए, बात केतु की है, केतु भी तैयार है लेकिन केतु को प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम किस तरीके की हो सकती है, उससे कैसे बचना है कि सब कुछ हटता हुआ चला जाए और मैं जीवन में आगे बढ़ता हुआ चला जाऊं, तो ये रेमेडी जरूरी है, वो सब चीज़ें आपकी साइड हो जाएंगी और आपको निश्चित सफलता मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का एक बहुत खास कार्यक्रम, मायावी राहु मोक्षकारी केतु धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए। जय श्री राम।